हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 1 तारीख से हम लोग क्या करेंगे, जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका जो पेपर 1 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब पेपर 1 तो आपके सभी एग्जामिनेशन में एक सा होता है। जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है एपी में 2 पेपर होते हैं। एक आपका पेपर 1 होता है जो आपका कॉमन होता है, एक आपका पेपर 2 होता है जो आपका सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्ट में हिस्ट्री में आपको करा रहा था। पेपर 1 में आपके लिए जो आपका सब में कॉमन, वो यहाँ पे सारे टॉपिक आपके दिए गए। एमपी का इतिहास, एमपी का भूगोल, एमपी की राजनीति और अर्थव्यवस्था, एमपी की अर्थव्यवस्था, एमपी की जनजातियां और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और सबसे महत्वपूर्ण आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। वैसे तो मैं बता दूं, इस सारी चीज मैं आपको कराने वाला हूँ, लेकिन नई चीज आपके लिए क्या पैटर्न रहेगा। मैं मोस्टली चीजें पीपीटी से कराता हूँ, पहले मैं लिख के भी कराता था, बट पीपीटी से कराता हूँ। लेकिन मेरे माइंड में एक चीज है कि पेपर 1 आप सबके लिए नया है। देखो, पेपर 1 क्या है, आप सबके लिए नया है, सबके लिए सब्जेक्टिव है, सबके लिए नया है। किसी ने पहले नहीं पढ़ा होगा। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी करो तो आपने पढ़ा होगा। मैं चाह रहा हूँ कि यदि आप मुझे, देखो अभी जुलाई में आपका एग्जाम है, ज्यादा समय आपके पास है नहीं। अक्टूबर में भी आपका बहुत सारा एग्जाम है। आपके लिए बता दूं, जो पेपर 1 है आपके लिए एमपीपीएससी में काम में आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में काम में आएगा, एडीपीओ में काम में आ जाएगा, मेडिकल ऑफिसर में काम में आ जाएगा, सहायक संचालक में आ जाएगा, सहायक प्रबंधक में, वेटनरी में, जो आपके जो सिविल जज वाले एग्जाम होते हैं वहां पे भी काम में आते हैं। मतलब एमपीपीएससी के द्वारा एग्जाम जब कराए जाते हैं तो वहां पे जो पेपर 1 होता है मोस्टली कॉमन होता है। ओनली सेट का पेपर छोड़ दिया जाए तो सभी पेपर कॉमन होता है, तो उन सभी एग्जाम में काम में आने वाला है। मैं आपको यहाँ पे क्या करूंगा, क्लास का थोड़ा पैटर्न बता दूंगा आपके लिए। क्लास डेली जो रहेगी टॉपिक वाइज रहेगी, मतलब कि आपके लिए मोस्टली एक टॉपिक लेके आया जाएगा, कहाँ से, आपके सिलेबस से। जैसे आज का टॉपिक मैंने उठाया आपका क्या, यूनिट 1 उठाई मैंने आपके लिए, प्राग ऐतिहासिक काल। तो कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में लोग प्राग ऐतिहासिक काल कवर कर ले, ठीक है ना। शुरुआत कहाँ से करेंगे, प्राचीन भारत का जो इतिहास होता है, इसमें ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, पीपीटी से ना पढ़कर नोट्स बनाएंगे। नोट्स इसलिए बनाएंगे बेटा, क्योंकि आपके पास नोट्स आपके स्वयं के लिखे हुए होंगे तो आपको चीजें याद होंगी। और मैं आपको डिटेल में नहीं लिख पाऊंगा, भाषा नहीं लिख पाऊंगा जो मेंस में लिखते हैं। आपके टू द पॉइंट जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज होती है वो आपके लिखवाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास यदि एक बार खुद से लिखा हुआ चीज है ना, आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो क्या आपको एक चीज भरोसा आपको ये करना पड़ेगा कि 2 महीने हम लोग कवर कर लेंगे, 2 महीने में पूरा कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल आप 2 महीने में कर सकते हो अगर आप रेगुलर क्लास करते हो। डेली 40 से 45 मिनट की आपको क्लास मिलेगी। रेगुलर क्लास आप लोग करते हो तो आपकी हो जाएगी। हाँ, कभी कभी आपको वॉइस का इशू आएगा, तो आपको याद रखना साथ में मैं लिखवा रहा हूँ तो आपको सिर्फ सुनते नहीं है, लिखना भी आपको साथ में है। कभी कभी हो सकता है मेरी राइटिंग बहुत गंदी है तो उसका इशू है, तो मैं आपको साथ में वॉइस भी दे रहा हूँ, मतलब कि आपको सुनाई भी दे रहा है, तो सुनने के साथ आप लिख भी लेंगे। और जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं पीपीटी का इस्तेमाल कर लिया करूंगा। जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे पीपीटी आपको दे दी जाएगी। बट मैं क्लास इसलिए कर रहा हूँ लिखित में, क्योंकि आपके पास हर चीज नोट्स बने होने चाहिए। क्या, नोट्स बने होने चाहिए। तो सबसे पहले आज का टॉपिक ही आपको क्या, प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य प्रदेश का इतिहास। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है, थोड़ा आप समझो। मैंने बोला प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। ये 3 प्रकार का आपका इतिहास होता है। मतलब भारतीय इतिहास को इन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से। क्या, अध्ययन के दृष्टिकोण से। लेकिन एक और प्रकार है इतिहास के लेखन शैली, मतलब जो इतिहास के अध्ययन के स्रोत होते हैं। इतिहास के अध्ययन के स्रोत मतलब जानकारी के जो स्रोत होते हैं, 2 प्रकार के, पुरातात्विक होते हैं और साहित्यिक होते हैं। इन स्रोतों के आधार पर भी इतिहास को 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आपको बता दूं, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, मतलब अध्ययन के स्रोत के आधार पर भी इतिहास को 3 प्रकार से बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और साहित्यिक काल या ऐतिहासिक काल। साहित्यिक काल या ऐतिहासिक काल। आप देखोगे यूनिट 1 की जो पहली यूनिट है, वहां पे तीनों शब्द आपके लिए दिए गए हैं, दिए ना, कि आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल वो होता है जब मनुष्य ने लेखन की शुरुआत नहीं की थी। क्या, मनुष्य ने लेखन की शुरुआत नहीं की थी। मनुष्य यहाँ पे लेखन क्रिया नहीं जानता था, यहाँ पे भाषा शैली नहीं थी, लेखन क्रिया नहीं थी, लिपि यहाँ पे नहीं थी। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहाँ पे लिपि तो प्रचलित थी, लिपि तो प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान में उसको पढ़ा नहीं गया है, वर्तमान में उसको
पढ़ा नहीं गया। जैसे इसमें आता है आपका, जैसे प्रागैतिहासिक कालों का पूरा स्टोन एज आ जाएगा, स्टोन एज आपका इसमें आ जाएगा। और स्टोन एज में आपको क्या आ जाएगा बेटा, आपका पैलियोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज और मीसोलिथिक एज, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और आपका नवपाषाण काल, तीन आपके यहाँ पे आ जाएंगे। आदित्य से काल आप सिंधु घाटी शब्द पढ़ोगे कि बेटा लिपि तो आपकी है बट आपकी पढ़ी नहीं गई है। साथ ही साथ आपके वैदिक काल तो है कि वैदिक काल में लिपि थी बट प्रचलित थी मौखिक रूप से, वो जाके आपके उत्तर वैदिक काल महाजनपद काल में लिखित रूप में आई, तब जाके हमने पढ़ पाया। और ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो यहाँ पे साहित्य मतलब जो इतिहास के अध्ययन का प्रमुख स्रोत होता है लिपि होती है, मतलब यहाँ पे साहित्य होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह काल जिस काल के इतिहास लेखन के लिए हमें केवल पुरातात्विक सामग्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। भैया जो यहाँ पे लिपि नहीं है तो पुरातात्विक सामग्रियों पर निर्भर है, तो प्रागैतिहासिक काल हो गया। आदित्य काल लिपि है बट वो पुरातत्व के रूप में यूज हो रही है क्योंकि उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल में पुरातत्व भी है, साहित्य भी है। जैसे कि आपका यहाँ पे ले लो महाजनपद काल, जैन धर्म काल, बौद्ध धर्म काल, आपका गुप्त काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, ठीक है ना, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सारे आपके ऐतिहासिक काल में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिपि भी लिखी गई है और लिपि को वर्तमान में पढ़ा भी गया है, वर्तमान में पढ़ा भी गया है। तो आपको सबसे पहले डिवाइडेशन पता चल गया। तो भैया ऐतिहासिक काल को हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इतिहास को अध्ययन की दृष्टिकोण से, एक चार्ट बनाओ आपको बनाना हो तो, इतिहास को अध्ययन की दृष्टिकोण से तीन पार्ट में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। एक प्रकार से और बांटते हैं स्रोतों के आधार पर, क्या, प्रागैतिहासिक काल, पहले मैंने आपको समझाया फिर आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक ना, आपको लिखना है अभी, ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और आपका क्या, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या बेटा, प्री हिस्टोरिक, मैं मोस्टली वोकैब भी इंग्लिश में यूज करूंगा बट लिखूंगा नहीं तो आपको बायलैंग्वेज भी हो जाएगा। प्री हिस्टोरिक जो एज है इसकी जो मुख्य विशेषता क्या है बेटा, यहाँ पे लिपि नहीं है। इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है, इतिहास लेखन का मुख्य स्रोत क्या है, पुरातात्विक वस्तुएं हैं, ठीक है ना, आर्कोलॉजिकल एविडेंस है। आधे ऐतिहासिक काल में क्या बेटा, लिपि तो है लेकिन पढ़ी नहीं गई है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पे क्या है आपका पूरा स्टोन पाषाण काल, जिसमें आपका पूरा पाषाण, अभी इसको बताएंगे हम लोग, मध्य पाषाण, नवपाषाण, अभी इसको लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, सिंधु घाटी और वैदिक काल। ऐतिहासिक काल किस काल को कहते हैं कि लिपि तो है और साथ में पढ़ी भी गई है, साथ में पढ़ी भी गई है, मतलब कि इतिहास लेखन में पुरातात्विक सामग्रियों के साथ साथ साहित्यिक सामग्री को प्रयोग होता है। जो हम लोग मौर्य काल पढ़ते हैं, मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं, महाजनपद काल पढ़ते हैं, जैन काल, बौद्ध काल पढ़ते हैं, मध्य काल पढ़ते हैं, आधुनिक काल पढ़ते हैं, विश्व इतिहास पढ़ते हैं, वो पूरा इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब बात करते हैं आज का जो टॉपिक आपको प्राग ऐतिहासिक काल, क्या आपकी हेडिंग आज, प्राग ऐतिहासिक काल। आपको भी इसी पॉइंट में इसी तरीके से कीवर्ड्स में लिखते जाना है, आपको डिटेल में परिभाषाएं नहीं लिखनी, आपको परिभाषाएं नहीं देनी वहां पे ना, आपके इंटरव्यू में इतना ज्यादा पूछा जाएगा, पेपर वन कॉमन है। हाँ, अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो ऑलरेडी आपको ये चीजें आती होंगी, ऑलरेडी आपको ये चीजें आती होंगी। अपना मुख्य उद्देश्य है कि पेपर को सॉल्व करना, पेपर में निकलना अपना, पेपर वन में, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है आपकी क्लास का प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल की जब बात करते हैं, वो भी क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की बात करते हैं। अच्छा, पाषाण क्यों लगा है भैया, कि इस समय पर जो मनुष्य था अपने उपकरणों में पत्थर के औजार का प्रयोग कर रहा है, क्या पत्थर के औजार का प्रयोग कर रहा है। बेटा पुरा पाषाण काल, इसके टाइम पीरियड भी है, लगभग इसको 10 लाख साल से, 10 लाख साल से लेकर 10,000 साल ईसा पूर्व माना जाता है। बीसी में लिखते हैं इसको, ईसा पूर्व का टाइम पीरियड माना जाता है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और नवपाषाण काल की बात करें 7,000 ईसा पूर्व से लगभग 4,000 ईसा पूर्व माना जाता है। आपको बता दूं
विश्व स्तर पर एक टाइम पीरियड बहुत अलग अलग है। विश्व स्तर पर क्या टाइम पीरियड बहुत अलग अलग है। जहां विश्व स्तर पर नवपाषाण काल 10,000 ईस्वी में शुरू हो जाता है, वही इंडिया में आपका नवपाषाण काल 7,000 ईस्वी पूर्व शुरू होता है, ईसा पूर्व, ठीक है ना, ईसा पूर्व शुरू होता है। ये सामान्य चीज आपको पता होगी, एचडी क्या होता है, बीसी क्या होती है, ठीक है ना। चलो, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। एक ऐसा काल है, पुरापाषाण काल की बात करें तो सुन ले, कॉमन सेंस अभी थोड़ा सुनना, बाद में आपको लिखवाऊंगा, सुनना गौर से। पुरापाषाण काल एक ऐसा काल था जहां पे हिमयुग था। जब हिमयुग होगा तो यहाँ पे मनुष्य बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करेगा, बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करेगा, बड़े बड़े जानवरों को मारना पड़ेगा, ठीक है ना। और मनुष्य इस समय पर जो निर्भर था, शिकार पर ही निर्भर था। यहाँ पे मनुष्य ने खेती करना है, पशुपालन करना शुरू नहीं किया था, ठीक है ना। बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, बहुत छोटा टाइम पीरियड है। यहाँ पे धीमे धीमे क्या हो रहा था, जलवायु परिवर्तन हो रहा था, और मनुष्य ने शिकार के साथ साथ शिकार के साथ साथ पशुपालन की भी शुरुआत कर दी थी। क्या? पशुपालन की भी शुरुआत कर दी थी। बात करें नवपाषाण काल की, नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल में मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि मनुष्य शिकार करना तो जानता ही था, उसने पशुपालन सीख ही लिया था, लेकिन साथ साथ उत्पादन, फूड प्रोडक्शन, खेती करना उसने सीख लिया था। क्या? खेती करना उसने सीख लिया था। अब आप समझो, अगर मनुष्य शिकार कर रहा है तो उसका जीवन क्या स्थायी होगा? स्थायी जीवन नहीं होगा। क्यों? जब शिकार करना है तो जानवर, यदि एक स्थान पे जानवर है, जब उनका शिकार हो जाएगा तो अन्य दूसरे स्थान पे जाएगा, ठीक है ना। पशुपालन, भाई एक जगह पानी वानी की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, जब तो वो व्यवस्था मनुष्य रहेगा, अन्यथा दूसरे पे चला जाएगा। लेकिन जैसे ही खेती आएगी, मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? स्थायी जीवन की शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? स्थायी जीवन की शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत में मनुष्य क्या, खुले आसमान के नीचे गुफाओं में रहता था, खुले आसमान के नीचे और गुफाओं में जीवन करता था। तो बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं, जो अब एमपी में क्वेश्चन आ जाते हैं, एमपी में वही क्वेश्चन आते हैं, तो एमपी में निम्नलिखित स्थल किस काल से संबंधित है। क्वेश्चन जो आते हैं एमपी में, निम्नलिखित स्थल किस काल विशेष से, पुरापाषाण से, मध्य पाषाण से, नवपाषाण, मतलब जो आपको हम साइट्स पढ़ाएंगे वो पूछेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न, मतलब क्वेश्चन कैसे बनता है कि एमपी में निम्नलिखित स्थल किस काल से संबंधित है। दूसरा पूछ सकता है आपसे कि एमपी में निम्नलिखित साइट किस जिले से संबंधित है, मतलब जिला पूछ सकता है, काल पूछ सकता है। तीसरा क्या, कि निम्नलिखित साइट की खोज किसने की है, यदि इंपोर्टेंट साइट है तो उससे खोजकर्ता का नाम आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित साइट किस नदी के किनारे पे है, निम्नलिखित साइट से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है कि पुरापाषाण काल में मनुष्य कैसा था, मध्य पाषाण काल में मनुष्य कैसा था, और नवपाषाण काल में मनुष्य कैसा था, ठीक है ना। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। आप चाहो तो इस चार्ट को बना दो जल्दी से। प्रागैतिहासिक काल लिखेंगे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल लिखेंगे, 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व लिखेंगे, 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व लिखेंगे, 7,000 से 4,000 ईसा पूर्व लिखेंगे। यहाँ पे शिकार लिखेंगे, स्थायी जीवन नहीं था, शिकार और पशुपालन लिखेंगे, इसमें आपको शिकार, पशुपालन और खेती लिखेंगे। इस प्रकार से इसको बना कर लिए, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। बता दूं, पुरापाषाण काल को भी हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। इस काल में उच्च पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण काल। खाली आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे इतना मतलब नहीं है, क्योंकि आप इतिहास नहीं पढ़ रहे हो, आप सब एमपी की हिस्ट्री पे सेंटर हो, ठीक है ना। चलो, बनाया इसने आपको। शुरुआत करते हैं हम लोग पुरापाषाण काल से। क्या शुरुआत करते हैं? पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक साइड से। पुरापाषाण काल, तो सबसे पहली अवस्था मैंने क्या बताया यहाँ पे, पुरापाषाण काल क्यों कहते हैं? पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य यहाँ पे क्या कर रहा था, पत्थर के औजारों का प्रयोग कर रहा था। औजार क्या थे आपके? पत्थर के औजारों का मनुष्य प्रयोग कर रहा था। अगर आपसे कोई पूछे कि पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था, तो याद रखना 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। यह रखना, इस समय पर मनुष्य ने क्या कर लिया था, आग की खोज तो कर ली थी। पुरापाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज तो कर ली थी, हालांकि उसका उपयोग नहीं जानता था। क्या? उसका उपयोग के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं, उपयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे मानव जो जीवन शैली थी, मानव यहाँ पर अपनी जीवन शैली शिकार पर डिपेंड था। क्या? शिकार करता था मनुष्य के यहाँ पे, शिकारी जीवन शैली थे, मतलब कि शिकार करता था, मतलब कि खाद्य संग्राहक,
दो शब्दावली आती है बेटे, एक आता है खाद्य संग्राहक, सुन लेना, एक आता है खाद्य संग्राहक, एक आता है खाद्य उत्पादक। तो खाद्य संग्राहक क्या होता है? जो खाने के लिए संग्रह करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, खाने को जोड़ते हैं। और उत्पादक क्या होता है? खाद्य उत्पादक वो व्यक्ति होता है जो, वो मनुष्य जो खाने का प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, गेहूं की खेती कर रहा है, चावल की खेती कर रहा है, इत्यादि इत्यादि चीजें कर रहा है, मतलब कि स्थायी जीवन जिएगा, यहाँ पे क्या करेगा? शिकार करेगा। तो मनुष्य पुरापाषाण काल में कैसे था? खाद्य संग्राहक के रूप में था, एक शिकारी, हंटर एंड गैदरिंग की भूमिका निभा रहा था, खाद्य संग्राहक की भूमिका निभा रहा था। ठीक है ना? आपको बता दो पुरापाषाण काल को 3 भाग में डिवाइड करते हैं बेटा। कौन कौन से काल में? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण काल। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना? बात करूं प्रमुख स्थलों की, प्रमुख स्थलों की बात करूं, प्रमाण करूं, तो जो आपके एमपी में प्रमुख नदी घाटियां हैं, जैसे चंबल घाटी है, चंबल घाटी से पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, नर्मदा घाटी से पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, वेतवा घाटी से आपको मिलेंगे, साथ से आपको सोनार घाटी से मिलेंगे, सोन घाटी से मिलेंगे, इत्यादि जगह से आपको क्या मिलेंगे? पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलेंगे। लेकिन याद रखना आपको, जो मुख्यतः पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं आपको नर्मदा घाटी से बोलते हैं। कहां से? नर्मदा घाटी में मिलते हैं। और एक बात और याद रखना आपको कि मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी को मनुष्य की जननी कहा जाता है, मानव जीवन की जननी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखना, क्या? नर्मदा घाटी को एमपी के लिए क्या? मनुष्य की या मानव जीवन की जननी कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। अभी क्यों कहा जाता है, अभी आपको पता चलेंगे। अब लिखेंगे प्रमुख जो स्थल है पुरापाषाण काल के, उन स्थलों के बारे में आपको लिखवाऊंगा। पुरापाषाण काल के प्रमुख जो स्थल है आपके, ठीक है ना? याद रखना है। जैसे कि आपको लिखेंगे भीमबेटका, नंबर 1 क्या? भीमबेटका। अब देखो एमपी, यदि आप पूरा पढ़ते हो, इतिहास के अलावा पूरा एमपी पढ़ते हो ना, तो भीमबेटका को बहुत सारी जगह पे पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं कहूंगा अगर आपके नोट्स बन गए ना, तो आप हर पेज पर ना थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। क्यों? इन फ्यूचर जब एमपी के इंपोर्टेंट लोकेशन हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी भीमबेटका आपका रिवाइज होगा। जब एमपी की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे भी भीमबेटका रिवाइज होगा। ठीक है ना? तो बहुत सारे टॉपिक आपके ऐसे इंटरलिंक है। एमपी में एक चीज फायदा है कि एमपी बहुत सारी चीजें इंटरलिंक मिलती है आपको, तो बहुत कम पेज में आपकी चीजें बन जाती हैं। जैसे भीमबेटका और इंपोर्टेंट पॉइंट सबसे पहले कहाँ बेटा? किस जिले में? रायसेन जिले में। किस जिले में मिलेगा बेटा? आपको भीमबेटका रायसेन जिले में मिलेगा। भीमबेटका में क्या गुफाएं पाई जाती हैं? अच्छा, कौन सी तहसील है? तहसील पूछ सकता है, फेमस है ओबेदुल्ला गंज। ओबेदुल्ला गंज नाम से आपकी तहसील है, ओबेदुल्ला गंज नाम से आपकी तहसील पाई जाती है। ठीक है ना? यहाँ पे आपको जो शैल चित्र पाए गए हैं, लगभग यहाँ पे शैल चित्र आपके पाए गए, मतलब गुफाओं में, आपकी गुफाओं की दीवार पे चित्र बनाए गए हैं, जिनमें प्राकृतिक रंगों का, नेचुरल कलर का प्रयोग किया गया है। और इनमें सबसे फेमस जो चित्र है आपके शिकार करते हुए मनुष्य के चित्र, क्या? शिकार करते हुए मनुष्य के या मानव के चित्र आपको मिलते हैं। यहाँ से लगभग 500 प्लस गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं भीमबेटका से। क्या? भीमबेटका से 500 प्लस गुफाएं मिलती हैं। आपको बता दो 1956 के आसपास, 56 से 57 के आसपास इसकी खोज किसने? वीएस वाकड़कर ने। वीएस वाकड़कर, इनको क्या? विष्णुकर श्रीधर, विष्णु इनका पूरा नाम क्या है बेटा? पूछा गया है, विष्णु श्रीधर वाकड़कर, इन्होंने इसकी खोज की है। और आपको बता 2003 में, कब? 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को यूनेस्को के तहत विश्व विरासत घोषित किया गया है, विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसको राष्ट्रीय महत्व का संग्रहालय भी बोलते हैं, याद रखना। विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है कब? 2003 में यूनेस्को के तहत। एमपी में यूनेस्को की 3 धरोहर है, सांची, भीमबेटका और खजुराहो। ये 3 आपको मिलती है, ठीक है ना? चलो 2003 हो गया। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है यहाँ पे? चलो इतना हो गया ना आपका, भीमबेटका, रायसेन, अब्दुल्लागंज, बीएस वाकड़कर, यूनेस्को 2003। ठीक है, इतना आपको भीमबेटका के बारे में याद रखना है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है बिल्कुल से, ठीक है ना? चलो दूसरा देखते हैं हम लोग, हथनौरा। क्या देखते हैं बेटा? हथनौरा। हथनौरा एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। खोजकर्ता की बात की जाए तो 1982 में
1982 में अरुण सोनकिया जी ने, क्या, अरुण सोनकिया जी ने इसकी खोज की थी। बात की जाए किस जिले में बेटा, तो एमपी के सीहोर जिले में है, एमपी के सीहोर जिले में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की हथनोरा फेमस किस बात के लिए, तो हथनोरा फेमस है मानव जीवाश्म के लिए। एमपी में, इंडिया में सबसे पुराना मानव जीवाश्म यहाँ से मिलता है, कहाँ से, हथनोरा से, जो कि मानव का कपाल होता है, मानव खोपड़ी होती है, मानव खोपड़ी होती है। इसको हम लोग नर्मदा मानव कहते हैं, क्या बोलते हैं, नर्मदा मानव की संज्ञा देते हैं। याद रखना जो कंकाल मिला है, जो खोपड़ी मिली है, किसकी थी, नर की या मादा की, तो याद रखना मादा की, मतलब महिला की थी, ये बात आपको याद रखना है। इसका एक और नाम देखते हैं हम लोग, क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसको क्या नाम दिया, इस मानव खोपड़ी को हमने क्या नाम दिया है, जिस काल की है ये, उस काल के हिसाब से वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नर्मोनिस, नर्मोनिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना आपको, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है ना। कहां से मिलता है, मानव हथनोरा से मिलता है। किस काल का था, तो किस मानव की प्रजाति का था, होमो इरेक्टस प्रजाति, किसका बेटा, होमो इरेक्टस प्रजाति का, इस बात का ना आपको, होमो इरेक्टस, इरेक्टस प्रजाति का एक मानव खोपड़ी हमें यहाँ से मिलती है, इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ से हाथी के जीवाश्म भी मिलते हैं, हाथी के जीवाश्म भी आपको मिले हैं, जो कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका पूछा जा चुका है, हथनौरा। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछा गया था, तो मानव जीवाश्म के साथ साथ हाथी के जीवाश्म भी यहाँ से हमें मिलते हैं, ठीक है ना। हथनौरा हो गया आपका। बात करते हैं पेपरिया की, इसकी, पेपरिया, पिपरिया की बात करते हैं बेटा, तो कहाँ पे, होशंगाबाद में, अर्थात नर्मदापुरम जिले में। इसका नया नाम क्या है बेटा, नर्मदापुरम जिला, ठीक है ना। ठीक, कब, 1860 में खोज की गई थी, 1860 में खोज की गई, किसके द्वारा, एच डी सांकलिया और एच डी सांकलिया महोदय, और साथ ही सुपेकर महोदय द्वारा, सुपेकर महोदय द्वारा खोज की गई है, खोज करता आपके याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग, भेड़ाघाट। भेड़ाघाट में लमेटा घाट इत्यादि जो जगह है, भेड़ाघाट में लमेटा घाट इत्यादि जो जगह है, वहां से हमें क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं पुरापाषाण काल के। कहाँ पे बेटा, जबलपुर जिले में। सामान्य सा क्वेश्चन था, सब पे बन जाएगा, ठीक है ना। भूतरा, भूतरा कहाँ पे बेटा, भूतरा भी पुरापाषाण काल का स्थल है, जो कि कहाँ पे, नरसिंहपुर जिले में है, नरसिंहपुर जिले में अवस्थित है, इस बात को आपको याद रखना है। बात करते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल की, किसकी बात करते हैं, मध्य पाषाण काल की, मीसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज की बात करते हैं हम लोग। उम्मीद है आप लोग साथ साथ में लिखते भी जा रहे होंगे। अब देखो यही चीज अगर मैं पीपीटी में पढ़ाता ना, तो अभी तक खत्म हो जाता, बट आपको फिर पीपीटी निकालते, प्रिंट आउट करते, कभी इसको पढ़ते नहीं आप लोग। बट ऐसे में आप लोग एक लिख रहे हो तो पढ़ भी रहे होंगे आप लोग, और जब खुद के नोट्स होंगे ना, तो खुद से मजा आएगा, कुछ समय लगेगा, बट क्लास में मोस्टली चीज आपको इंप्रूव याद हो रही होंगी। और पीपीटी पे लिखूंगा, बहुत बड़ी भाषा लेके आ जाऊंगा, कॉपी पेस्ट मार के किताब लेके आ जाऊंगा, मतलब नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से, शॉर्ट पॉइंट के हिसाब से लिखवा रहा हूँ। अब मध्य पाषाण काल की जो मुख्य विशेषता क्या थी, कि मनुष्य बेटा पहले शिकार तो कर रहा था, लेकिन मनुष्य ने क्या, पशुपालन सीख लिया था, क्या, पशुपालन का आरंभ हो गया था मध्य पाषाण काल में। इसका टाइम पीरियड क्या है, 10,000 बीसी से 7,000 बीसी माना जाता है। इसको हम लोग ट्रांजिशन युग या संक्रमण काल के रूप में भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि जो मध्य पाषाण काल है आपका, पुरापाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य क्या था आपका, संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है। क्यों, यहाँ से देखो मनुष्य शिकार करता था, यहाँ पे क्या करने लग गया, खेती करने लग गया, बीच में क्या कर रही है, पशुपालन। तो संक्रमण काल एक छोटा सा टाइम पीरियड संक्रमण काल है, ठीक है ना। साथ से जब पशुपालन कर रहा है, तो यहाँ पे मनुष्य ने, मनुष्य के औजार के आकार में परिवर्तन आता है, और यहाँ पे जो औजार होते हैं, छोटे आकार के, छोटे आकार के औजार का प्रयोग करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
माइक्रोलिथ बोलते हैं, ठीक है ना, माइक्रोलिथ बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि माइक्रोलिथ एज किस काल में दिखती है? मध्य पाषाण काल में दिखती है। माइक्रोलिथ औजार कब दिखते हैं? छोटे पत्थर के औजार कहाँ से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको इस बात का याद रखना है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। इसको लोग माइक्रोलिथ एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक, रीवा के निकट इटार की पहाड़ियां हैं। लोकेशन की बात करो यदि, तो रीवा के निकट इटार की पहाड़ियां, कहाँ की? इटार की पहाड़ियां। वहां से हमें इस काल के साक्ष्य मिलते हैं, मानव और पशुओं के जीवाश्म दोनों साथ साथ में मिलते हैं। अन्य स्थलों की बात करूं मध्य पाषाण काल की, तो लिखना प्रमुख स्थलों में आदमगढ़, क्या प्रमुख स्थलों में लिखना बेटा? आदमगढ़। तो हम आदमगढ़ की बात करते हैं, तो आदमगढ़ कहाँ पे बेटा? नर्मदापुरम जिले में। कहाँ पे? नर्मदापुरम जिले में देखने के लिए मिलेगा। खोजकर्ता की बात करें तो याद रखना, नर्मदापुरम आदमगढ़ की खोजकर्ता के रूप में दो तीन नाम मिलते हैं। 1920 बारिश के टाइम पे हमें एक नाम मिलेगा मनोरंजन घोष का, जो कि इसके खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। और उत्खननकर्ता की बात करें, उत्खननकर्ता की बात करें तो याद रखना 1960 के आसपास में भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के निर्देशन में आरबी जोशी, आरबी जोशी व एमडी खरे, आरबी जोशी व एमडी खरे के मार्गदर्शन में पुरातत्व उत्खनन कराया गया था, किसका? आदमगढ़ का। आजमगढ़ में एमपी में प्रथमतः पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। क्या? पशुपालन के साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य, मानव के साथ क्या? कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य देखो, वो स्टोन एज में आदमगढ़ में मिल रहा है। फिर आप जब नव पाषाण काल पढ़ेंगे, न्यू लिथिक एज पढ़ेंगे, तो बोरजोम में आपको ये चीज मिलेगी। फिर आप सिंधु घाटी सभ्यता मिलेंगे ना, तो कुणाल, हिसार, हरियाणा वाले क्षेत्र में आपको ये चीज देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, मानव के साथ कुत्ता इत्यादि। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आदमगढ़ के बारे में हमने देखा। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दो, आदमगढ़ को हम लोग क्या माइक्रोलिथ फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे हमें क्या मिले हैं? छोटे छोटे पत्थर मिले, तो इसको क्या हम लोग एक और नाम देते हैं, माइक्रोलिथिक फैक्ट्री की संज्ञा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने आएगा बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं, ये भी क्या आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल है, बाघ की, बाघ की गुफाएं कहाँ पे? धार जिले में। कहाँ पे? धार जिले में। कहाँ पे? बाघिन नदी की तट पर है। बाघिन नदी के तट पर है, और यहाँ से आपको मध्य पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि जब गुप्त काल पढ़ेंगे ना, तो गुप्त काल में जो गुप्त काल में जब जाके बाघ की गुफाएं बनाई गई थी, बट यहाँ से पाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के। इस बात को आपको कहाँ पे? धार जिले में है, ठीक है ना। और आगे जाके किससे? गुप्त काल से भी संबंधित है। अच्छा, बात करो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो नव पाषाण काल के खोजकर्ता कौन है, मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता कौन है, और आपके पुरा पाषाण काल का खोजकर्ता कौन है, ऐसा आपसे पूछा जाता है। तो आपको बता दूं, मध्य पाषाण काल की खोजकर्ता इसलिए आपको महत्वपूर्ण है कि इसकी खोजकर्ता उन्होंने एमपी में की थी शुरुआत, मध्य पाषाण काल की। तो आपको तो विंध्य क्षेत्र में 1867 के समय पर CL कलाइकल महोदय ने जब मध्य पाषाण काल की खोज की थी, तो शुरू पहले उपकरण कहाँ पर उन्होंने विंध्य क्षेत्र में प्राप्त किए थे। माइक्रो ध्वजा कहाँ से उनको? विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब आते हैं नव पाषाण काल पर। इस पे नव पाषाण काल पर, नियोलिथिक एज पर आते हैं।
न्यूलिथिक साइट्स पर आते हैं, न्यूलिथिक पीरियड पर आते हैं, न्यूलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड। अच्छा, आपके लिए क्लासेस किस किस की महत्वपूर्ण है? एमपीपीएससी, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी एडीपीओ इत्यादि इत्यादि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। साथ ही साथ सिविल जज के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप टेक्स्ट बुक पर कोई भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कूपन कोड दिया गया है SY9E8P, इससे आपको टेस्ट सीरीज में 12% तक लेस मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो नवपाषाण काल की बात करते हैं, न्यूलिथिक साइट की। तो नवपाषाण काल में जो मुख्य विशेषता है क्या बेटा, टाइम पीरियड क्या है इसका, 7000 BC से 4000 BC, ये याद रखना। देखो, अगर हम इसको भारत के इतिहास में पढ़ते ना, किसी भी टाइम पीरियड को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बट एमपी के इतिहास में पढ़ रहे हैं और मुझे पता है कि एमपी में एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो उसके हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। जो प्रमुख विशेषता है इस काल की, क्या विशेषता है बेटा, लिखते चलना साथ में, कि यहाँ पे मनुष्य शिकार तो कर ही रहा था, पशुपालन सीख गया था पहले से, लेकिन पशुपालन के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या मनुष्य ने खेती करने की शुरुआत कर दी थी, खेती करना आरंभ किया। शुरुआत में मनुष्य जंगली खेती करता था, बाद में से रेगुलर खेती करना शुरू कर दिया, और जब खेती करना आरंभ किया तो स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। क्या हुआ, स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। तो स्थायी जीवन की शुरुआत होगी तो विभिन्न प्रकार के मकान देखेंगे, मतलब झोपड़ियां देखेंगी, मृदभांड देखेंगे, और मनुष्य के लिए अन्य प्रकार के मनोरंजन के साधन भी मिलेंगे। मतलब अब भाई खाने की दिक्कत नहीं है उसको, खाना का प्रोडक्शन कर रहा है तो अन्य काम भी वो कर सकता है, अन्य काम भी वो कर सकता है। साथ ही साथ नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया था, पहिए की खोज की थी, और जब पहिए की खोज होगा तो व्यापार आसान हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान हो जाएगा। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो विचारों का आदान प्रदान होगा। क्या होगा बेटा, विचारों का आदान प्रदान करना ये लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। साक्ष्य की बात करूं कि नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हटा दमोह से मिलते हैं। कहाँ से, हटा दमोह से मिलते हैं। जो संग्रामपुर घाटी है दमोह में, वहां से भी साक्ष्य मिलते हैं। साथ 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 मामा भांजा शैलाश्रय, क्या आपका मामा भांजा शैलाश्रय आपका पचमढ़ी में है। हाँ बेटा, मामा भांजा शैलाश्रय पचमढ़ी में, यहाँ से भी आपको नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं, नवपाषाण काल के साक्ष्य आपको मिलते हैं, ठीक है। चलो, इतना आपको याद रखना है। अब आते हैं ताम्रपाषाण काल पर। किस पर आते हैं, ताम्रपाषाण काल पर। इसको इंग्लिश में चाल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं, चाल्कोलिथिक पीरियड। अब ताम्रपाषाण मतलब कि मनुष्य ने पत्थर के औजार के साथ साथ क्या करना शुरू कर दिया था, पत्थर के औजारों के साथ साथ मनुष्य ने तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करना, तांबे के औजार इत्यादि, तांबे के वस्तुओं इत्यादि का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो पहला क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा कि इस काल में अगर औजार मिलते हैं किसी क्षेत्र में तो पत्थर के ज्यादा मिलेंगे तांबे के, तो पत्थर के ज्यादा मिलेंगे, तांबे कम मिलेंगे। क्यों, अभी तांबा कीमती वस्तु है, जैसे सोना आज कीमती चीज है तो सोना कम मिलता है, वैसे तांबा उस समय पे कीमती चीजें कम मिलेगा। बट हम इसको ताम्रपाषाण काल क्यों बोलेंगे, क्योंकि मनुष्य ने औजारों में पत्थर के औजार के साथ साथ तांबे की वस्तुओं का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और इसमें सर्वप्रथम आपको बता दूं, नर्मदा टोली जैसे क्षेत्र आपके सामने आते हैं। क्या, नर्मदा टोली जैसे क्षेत्र आपके सामने आते हैं, ठीक है ना, प्रकाश में आते हैं। इसके साक्ष्य हमेशा भारत के उत्तरी क्षेत्रों में मिलते हैं। ताम्रपाषाण काल की बात करूं तो मोस्टली जो भारत का उत्तरी हिस्सा है, विंध्य क्षेत्र का उत्तरी बोल दो या भारत का उत्तरी बोल दो, इस क्षेत्र में आपको साक्ष्य मिलेंगे। दक्षिण भारत में इस समय पे क्या आपको लोह युग और महापाषाण काल मिलेगा। क्या मिलेगा, महापाषाण काल मिलेगा। यही विंध्य क्षेत्र के उत्तर में आपको क्या मिलेगा, ताम्रपाषाण काल मिलेगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना सीखा था, तो तांबे का। मनुष्य ने क्या, एक सेंटेंस लिख लो, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना सीखा था, तो किस धातु का बेटा, तांबे की धातु का प्रयोग करना सीखा था। याद रखना। ताम्रपाषाण काल का विकास जो हुआ है मालवा संस्कृति के नाम से हुआ है, चंबल और नर्मदा घाटी के क्षेत्र में हुआ है, ठीक है ना। और इसमें आपको याद रखना,
नर्मदा घाटी और चंबल घाटी में क्या मिलेगी आपको, मालवा संस्कृति देखने को मिलेगी। आपको बता दो ताम्रपाषाण काल में मालवा संस्कृति के मृदवान उत्कृष्ट मृदवानों की श्रृंखला में आते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संस्कृति के मृदवान आपको उत्कृष्ट माने जाते हैं, तो मालवा संस्कृति के मृदवान आपको उत्कृष्ट श्रृंखला में आपको आता है, उत्कृष्ट शैली में, ठीक है ना। आपको ताम्रपाषाण काल में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियों का विकास हुआ, जैसे कि आपको मिलेगी जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में, मालवा संस्कृति एमपी में, एरन संस्कृति आपको एमपी में मिलेगी, एरन संस्कृति आपको एमपी में मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसे विभिन्न संस्कृतियां मिलती हैं आपको कब, ताम्रपाषाण काल में। तो जो आपको एमपी के लिए महत्वपूर्ण है, एमपी की महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं, साइट्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे। जैसे एमपी के जो महत्वपूर्ण पाषाण कालिक स्थल हैं, ताम्रपाषाण कालिक स्थल कौन कौन से बेटा, नाम सुनना, कायथा हो गया, नदोटोली हो गया, डांगवाड़ा हो गया, आवरा हो गया। क्या हो गया, कायथा, नदोटोली, डांगवाड़ा, आवरा। जैसे मैं आपको बता दूं, देखो आप पहले लिखेंगे लोकेशन क्या, सबसे पहले लिखेंगे कायथा, क्या लिखेंगे, कायथा लिखेंगे, कायथा। तो कायथा कहाँ है बेटा, उज्जैन के पास है। कायथा कहाँ पे आपका, उज्जैन के निकट है, उज्जैन के निकट है, काली सिंध नदी के किनारे पर, कहाँ पे, जो कि चंबल की सहायक है, काली सिंध नदी के किनारे है, जो कि चंबल की सहायक है, ठीक है ना। यहां से हमें भूरे रंग के मृदभांड देखने को मिलते हैं। क्या, भूरे रंग के मृदभांड देखने को मिलते हैं। खोजकर्ता की बात की जाए, खोजकर्ता की बात की जाए तो याद रखना आपको 1964 में, 1964 में श्रीधर विष्णु वाकड़कर इसके खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ये आपका एमपीपीएससी एफएसओ में आ चुका है, क्वेश्चन याद रखना, ठीक है ना। आपको कायथा एमपी का पहला ताम्रपाषाण कालीन नगर माना जाता है, याद रखना क्या, पहला ताम्रपाषाण कालीन नगर माना जाता है, इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कायथा, आप आगे जाएंगे ना कायथा को पढ़ेंगे, तो कायथा बराह मीर की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। गुप्त काल में क्या, बराह मीर की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग नवदा टोली की, किसकी, नवदा टोली की। नवदा टोली, तो नवदा टोली आपको कहाँ मिलेगी बेटा, याद रखना, जो नवदा टोली आपको मिलेगी कहाँ पे, महेश्वर खरगोन में, महेश्वर खरगोन में, ठीक है ना। यहां से भी क्या मिलते हैं आपको, भूरे रंग के साक्ष्य मिलते हैं। किस नदी के किनारे पे है, नर्मदा नदी के किनारे पर है। भूरे रंग के आपको क्या मिलेंगे, मैदान मिलेंगे। खोज अगर तक की बात की जाए तो 1952 53 में एच डी सांकलिया द्वारा एच डी सांकलिया और एस बी देव द्वारा इसकी खोज की गई थी। बात करते हैं डांगवाड़ा या डांगवाला, इसकी बात करें हम लोग तो डांगवाड़ा डांगवाला के नाम से जो फेमस है, कहाँ मिलेगा आपको, उज्जैन में मिलेगा। कहाँ पे बेटा, उज्जैन में आपको मिलेगा, उज्जैन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। नंबर एक क्या है, से आपको लाल काले मृदभांड मिलेंगे, कुछ चित्रित मृदभांड मिलेंगे जिस पर आपको वृषभ की आकृति मिलेगी। क्या, वृषभ की मूर्ति भी आपको मिलेगी, मिट्टी की वृषभ की मूर्ति मिलेगी आपको, मतलब बैल की मूर्ति। यहाँ से आपको यज्ञ तांबे के औजार साथ मिलते हैं, तांबे के औजार आपको बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ से आपको
यज्ञशालाएं मिलती हैं, औजार यज्ञशालाएं, हवन सामग्री मिलेगी क्या, यज्ञशालाएं व हवन सामग्री आपको मिलेगी कहाँ पे, डांग वाले, कहाँ पे, उज्जैन में है, ध्यान रखना। हाँ बेटा, उज्जैन में आपका अवस्थित है, ठीक है ना। और बात करते हैं लोग ताम्रपाषाण काल में, तो ताम्रपाषाण काल में आपको डोंगरिया याद रखना, डोंगरिया याद रखना है। बालाघाट में, कहाँ पे बेटा, बालाघाट में 1970 के दशक में खोजा गया था। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण आपको 424 लगभग तांबे के उपकरण, तांबे के उपकरण, साथ ही साथ आपको याद रखना 102 चांदी के आभूषण आपको मिलते हैं, कहाँ से, डोंगरिया से। नागदा कहाँ पे, उज्जैन में है। जबलपुर पता है, तांबे की टिन। खेड़ी नमा, क्या पूछ सकता है आपसे, खेड़ी नमा, हाँ बेटा, नर्मदापुरम जिले में है, नर्मदापुरम जिले में है। चिचली आपसे पूछ सकता है कि ताम्रपाषाण काल स्थित चिचली कहाँ पे है, तो चिचली आपको याद रखना नरसिंहपुर जिले में है। बेसनगर आपसे पूछ सकता है कि ताम्रपाषाण काल स्थल बेसनगर कहाँ पे है, तो विदिशा का पुराना नाम है, आपको पता ही होना चाहिए, विदिशा का पुराना नाम है। नागदा उज्जैन में हो गया। एरन कहाँ पे मिलेगा बेटा आपको, एरन, एरन आपको सागर में मिलेगा, क्योंकि एरन सागर में मिलेगा, लेकिन साथ साथ एरन गुप्त काल में फेमस था, और गुप्त काल के आरंभिक सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, क्या, गुप्त काल में आपके आरंभिक सती प्रथा का साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलता है। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात से आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, चलो बात करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य पुरातात्विक स्थलों की। कुछ मध्य प्रदेश के अन्य पुरातात्विक स्थल, उनकी बात कर लो यहाँ पे। अन्य पुरातात्विक स्थल लिखेंगे, जैसे आपको मिलेगा सबसे पहले क्या, पवाया, पवाया जो कि कहाँ पे, ग्वालियर जिले में है। इसका प्राचीन नाम पद्मावती कहा जाता है, क्या, पद्मावती इसका प्राचीन नाम कहा जाता है। ये आपका सिंध और पार्वती नदी के संगम पर, किस पर है, सिंध व पार्वती नदी के संगम पर आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं, पवाया जो रही है आपकी नागवंशियों की राजधानी भी रही है। और आपको तो नागवंशियों की दो राजधानियां मिलती हैं एमपी में, एक तो ग्वालियर पपाया मिलता है, और एक आपको विदिशा मिलता है, क्या मिलता है, विदिशा। आप पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, नागवंश पढ़ेंगे आगे जाके, तो वहां पे आपको नागवंशियों की जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। दूसरा आते हैं हम लोग चंद्रगढ़ पर, इंद्रगढ़, किस पर, इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ पर आते हैं, तो इंद्रगढ़ से क्या मिलता है, इंद्रगढ़ पहले तो कहाँ पे बेटा, मंदसौर जिले में है। कहाँ पे, मंदसौर जिले में, इसको याद रखना। यहाँ से कांच की मिट्टी की मड़ियां हमें मिली है, क्या मिली है, मड़ियां आपको यहाँ से मिलती हैं। हाथी दांत की चूड़ियां आपको मिलती हैं। हाथी दांत की चूड़ियां आपको मिलेंगी। अच्छा, मैं एरन की बात कर रहा था, एरन लिख लो भैया, कहाँ पे, सागर जिले में है। बीना नदी के तट पर है। कहाँ पे, बीना नदी के तट पर है। और आपको पता है खोज करता कौन है बेटा, तो खोज करता है ना प्रोफेसर कृष्ण दत्त वाजपेयी। कब, 1960-61 में प्रोफेसर कृष्ण दत्त वाजपेयी, ठीक है ना। बात करूं भरतूत की, भरतूत वैसे गुप्तकालीन शुंगकालीन प्रमुख स्थल है, बट यहाँ से हमें पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। और 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। आपको पता है भारतीय पुरातत्व का जनक
भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है, और मध्य प्रदेश पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, वीएस वाकड़कर को। किसको? वीएस वाकड़कर को कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक। मनोटी कहाँ मिलेगा बेटा? मनोटी, अच्छा बलुदू कहाँ पे? सतना जिले में। मनोटी कहाँ मिलेगा? मनोती जिला। मनोती कहाँ मिलेगा बेटा? मनोती भी आपको मंदसौर में मिलेगा। कहाँ पे? मंदसौर में, ठीक ना। खलघाट कहाँ मिलेगा आपको? खलघाट आपको धार जिले में मिलेगा। और ग्यासपुर आपको बेसनगर विदिशा में। क्या? बेसनगर विदिशा में आपको ग्यासपुर मिलेगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हमने देखा, देखो सबसे पहले शुरुआत अभी खत्म नहीं हुई, क्लास भी बहुत बड़ी है, प्रागैतिहासिक से काल पूरा करना है। शुरुआत की हमने पुरापाषाण काल से, कुछ स्थल देखे, मध्य पाषाण काल की विशेषता और उसके स्थल देखे, नवपाषाण काल देखा, ताम्रपाषाण काल देखा। अभी आएंगे लोग महापाषाण काल पर। किस पे आएंगे? महापाषाण काल पर। महापाषाण काल पर या लोह युगीन संस्कृति पर। क्या? महापाषाण काल या लोह युगीन संस्कृति। तो आपको बता दूं, महापाषाण काल के जो अतिरिक्त साक्ष्य हैं आपको भारत के, इंडिया के साउथ इंडिया में, क्या आपको साउथ इंडिया में मिलेगी, जहां पे एमपी में आपको देखने को कोई चीजें नहीं मिलेंगी, बट एमपी में कुछ स्थलों पर महापाषाण काल के साक्ष्य मिलते। बताता हूँ कहाँ पे। सीधा क्वेश्चन आता है आपसे, आपको कहना पहले मैंने, अच्छा महापाषाण काल, महापाषाण काल का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब मनुष्य मर जाता था तो उनके स्मारकों के रूप में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया है। मनुष्य ने क्या किया, जिस काल में स्मारकों के रूप में बहुत बड़े बड़े विशाल पत्थरों का प्रयोग किया है, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया है, उनको महापाषाण काल कहते हैं। अब वो जो नया बच्चा है महापाषाण काल नहीं जानता है, मेगालिथिक पीरियड कभी सुना ही नहीं नाम, तो एक काम करना, थोड़ा सा गूगल कर लेना कि महापाषाण काल क्या है, इससे आपको इसकी पिक्चर्स दिख जाएंगे, ठीक है ना। बस पीपीटी फायदा है, पिक्चर्स लगा लो, बट मैं नोट्स आपके लिए इसलिए बनवा रहा हूँ, कभी आप लोग नोट्स नहीं बनाते हो, ठीक ना। तैयार रखना कि इंडिया मोस्टली साउथ में आपको महापाषाण काल मिलेगा, ठीक ना। मानव ने क्या किया था, औजार बनाने के लिए पत्थर के साथ साथ लोहे का, यहाँ पे आपको बता दूं साथ में इस काल में आपको मनुष्य लोहे का प्रयोग करना भी जान गया था। अगर मध्य प्रदेश में बात करूं तो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से इसके साक्ष्य मिलने लगे आजकल। मैं बता दूं आपके लिए वो क्षेत्र कौन कौन से हैं बेटा, तो वो क्षेत्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वो जिले आप याद कर लो, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और रीवा। मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों से आपको अब महापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। क्या? महापाषाण काल के साक्ष्य आपको प्राप्त होने लगे हैं, ठीक है ना। चलो, कुछ अन्य तथ्यों में आप लोग सुनना, अन्य तथ्यों में आपको कुछ फैक्ट बता दूं मैं स्टोन एज से। अन्य तथ्यों में लिखो अन्य तथ्य, स्टोन एज पाषाण काल, अन्य तथ्य, अन्य फैक्ट लिखना। इंदौर के सुख निवास महल के समीप, इंदौर के सुख निवास महल के समीप, इंदौर के सुख निवास महल के समीप ट्रैपियन, बिदारणी, खुरचनी, परसू जैसी पुरातात्विक सामग्रियां मिली हैं, पुरातात्विक औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है, पुरातात्विक औजार प्राप्त हुए हैं। तो आपसे याद रखना कि सुख महल, सुख निवास महल कहाँ पे बेटा? इंदौर में, इतना याद रखना। एक और फैक्ट लिखना, सागर के केसली के समीप, सागर के केसली के समीप 3 त्रिभुजाकार ताम्र उपकरण मिले हैं, ताम्र उपकरण मिले हैं, ठीक है।
लिखना एक और फैक्ट, पचमढ़ी की बनियाबेरी गुफा में, पचमढ़ी की बनियाबेरी, तो पूछ सकते हैं बनियाबेरी गुफा कहाँ पे है, तो पचमढ़ी की बनियाबेरी गुफा में धार्मिक आयोजन का, धार्मिक आयोजन का चित्रांकन मिला है, चित्रांकन मिला है, ठीक ना। और साथ में स्वस्तिक पूजा के साक्ष्य मिले हैं, स्वस्तिक पूजा के साक्ष्य मिले, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। अगर आप मैप बनाना चाहो तो एमपी का मैप कुछ देखो, आपको ऐसे दिखेगा। आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं शॉर्ट में, हमने क्या क्या कहाँ पे पढ़ा है। देखो, आपने देखा यहाँ पे इस साइड आपको यूपी में मिलेगी बेलन घाटी, यूपी में बेलन घाटी, जहां से हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे आपको नर्मदा नदी मिलेगी, देखिए आपकी नर्मदा नदी मिलेगी आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपको आदमगढ़ मिलेगा, यहाँ पे भीम बैठका मिलेगा, मिलेगा नहीं। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है, आदमगढ़ पशुपालन का पहला साक्ष्य है। यहाँ पे मामा भांजे सेलस से मिलेगा आपको पचमढ़ी में, जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे हथनौर आपको मिल जाएगा। बस एक मैप है, आपको देखना है सामान सा, ठीक है। अब अन्य फैक्ट में थोड़ा एक और पॉइंट बनाए, मैं आपको इसलिए बनाया, ये इसलिए बनाई मैंने आपको कि नर्मदा घाटी आपको इस क्षेत्र में मिलेगी, चंबल आपको इस क्षेत्र में पूरा मिलेगा, चंबल क्षेत्र आपको वाला मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सोन जोजिला वाला क्षेत्र आपको मिलेगा। तो आपसे पूछ सकता है कि एमपी के किस क्षेत्र में खोजकर्ता कौन रहे हैं, क्या एमपी के विभिन्न क्षेत्रों में खोजकर्ता रहे हैं, तो कुछ क्षेत्रों से संबंध आपके खोजकर्ता, जैसे कि आपसे पूछेगा चंबल घाटी क्षेत्र से, किससे, ये चंबल घाटी क्षेत्र इस साइड पे, चंबल घाटी क्षेत्र में खोजकर्ता कौन रहे हैं, तो कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हैं, विष्णु वाकड़कर, श्रीधर विष्णु वाकड़कर साहब, और एच वी त्रिवेदी साहब। मैं पूछूं आपसे नर्मदा घाटी क्षेत्र में, इन नामों को लिख लेना आप लोग, नर्मदा घाटी क्षेत्र में, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में आरबी जोशी साहब, आरबी जोशी साहब, और एच डी साकलिया साहब, एच डी साकलिया साहब। सोन नदी घाटी क्षेत्र में, पूरब में सोन नदी घाटी क्षेत्र में, यहाँ पे आपको मिलेगी सोन नदी घाटी क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपके निसार अहमद साहब, निसार अहमद साहब और जी आर शर्मा साहब, जी आर शर्मा साहब, ठीक है ना। ठीक, चलो। नदर डोली की खोज किसने की थी, नदर डोली की खोज एच डी सांकलिया ने, मंदसौर में आवरा की खोज एच डी त्रिवेदी ने, ठीक है ना। चलो, ठीक। एक करंट अफेयर से पॉइंट है आपका, एक करंट अफेयर से पॉइंट है आपका, रॉक शेल्टर कॉरिडोर, क्या, रॉक शेल्टर कॉरिडोर, रॉक शेल्टर कॉरिडोर, तो याद रखना भोपाल के पास, मध्य प्रदेश का पहला, और मध्य प्रदेश का नहीं देश का पहला, कहाँ पे, भोपाल के पास, भाई भीमट का वहीं पे ना, तो भोपाल के पास देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर बनाया जाएगा, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। इस बात को आपको याद रखना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से क्षेत्र जुड़ेंगे, इंटरलिंक कौन कौन से गुफा क्षेत्र हैं जो जुड़ेंगे इसमें, नंबर एक भीमबेटका, भीमबेटका, कठौतिया, गोंडीपुरा, कोलार, इंदिरा मानव संग्रहालय, इंदिरा मानव संग्रहालय, हलालपुरा, लालघाटी साइड, इत्यादि क्षेत्रों को इस कॉरिडोर में जोड़ा जाएगा, क्या, इत्यादि क्षेत्रों को
इस कॉरिडोर में जोड़ा जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, अब अन्य महत्वपूर्ण शैल चित्र या गुफा चित्र जहां से मिलते हैं मध्य प्रदेश में, ऐसी लोकेशन जहां से कुछ तो बनते भी हैं और ऐसे शैलाश्रय जो एमपी में मिलते हैं। हेडिंग डालना, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण शैलाश्रय, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण शैलाश्रय। अब चाहो तो आप, यदि आपको मैपिंग आती है तो मैपिंग के हिसाब से कर लो, और नहीं आती तो जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करते जाओ, चार्ट बनाते जाओ। चलो, तो आगे याद रखना मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण शैलाश्रय यहाँ पे, जैसे कि आपको याद रखना राम छज्जा। राम छज्जा आपसे पूछा गया बेटा, राम छज्जा कहाँ पे है? रायसेन में। भीमबेटका का कहाँ पे था? रायसेन में था, ठीक है ना। सतकुंडा, सतकुंडा है तो बहुत सारे, बट जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए वही मैं आपको लिखवाऊंगा। सतकुंडा विदिशा में था। प्रेम शाही, प्रेम शाही आपको नरसिंहपुर में मिलेगा। कहाँ पे? नरसिंहपुर में। भानपुरा आपको मंदसौर में मिलेगा। कहाँ पे? मंदसौर में। सारू मारू, ये सारू मारू की गुफाएं आपसे बहुत पूछी गई हैं। सारू मारू गुफाएं कहाँ मिलेंगी आपको? सीहोर में। सीहोर में। हाथी ढोल, हाथी ढोल शैलाश्रय शैलचित्र, हाथी ढोल शैलाश्रय कहाँ मिलेंगे आपको? रामपुर पन्ना में। कहाँ पे? रामपुर पन्ना में। भीमबेटका रायसन होगी आपका। मामा भांजा शैलाश्रय, मामा भांजा शैलाश्रय आपको पचमढ़ी नर्मदा में। पचमढ़ी नर्मदापुरम में। होशंगाबाद इसको बोलते हैं, नर्मदापुरम, ठीक है ना। आदमगढ़ पड़ी चुके नर्मदापुरम में। माठदेव शैलाश्रय, माठदेव शैलाश्रय, माठदेव शैलाश्रय आपको कहाँ पे? पचमढ़ी नर्मदापुरम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बूढ़ी माई शैलाश्रय, बूढ़ी माई शैलाश्रय, ठीक है ना। कहाँ पे? नर्मदापुरम में। बूढ़ी माई शैलाश्रय नर्मदापुरम में। लिखी छाछ शैलाश्रय, लिखी छाछ कहाँ पे? मुरैना में। देखो सबसे पहले कौन सा था? राम छज्जा, राम छज्जा कहाँ पे था? रायसेन में था। लिखी छाछ कहाँ पे बेटा? मुरैना में। कहाँ पे? मुरैना में। बूढ़ी डायन, बूढ़ी डायन शैलाश्रय, या इसको हिंडवा, हिडम्बा 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 शैलाश्रय के नाम से भी जानते हैं। कहाँ मिलेगा? जबलपुर में। कहाँ बेटा? जबलपुर में। झिंझरी कहाँ मिलेगा? झिंझरी शैलाश्रय कटनी में। कहाँ पे बेटा? कटनी में। रानी माची शैलाश्रय, रानी माची शैलाश्रय, रानी माची शैलाश्रय को मिलेगा कहाँ पे? ठीक है ना। रानी माची शैलाश्रय, एक मिनट रुकना, इसको कंफर्म कर लूं मैं। रानी माची, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, वहां पे डाउट में आ रहा हूँ मैं। रानी माची शैलाश्रय डाउट में है, याद रखना, ठीक है ना। इसको चितरंगी शैलाश्रय के नाम से जानते हैं। लिखी जात, लिखी जात शैलाश्रय आपको अशोकनगर चंदेरी में। यहाँ पे चंदेरी अशोकनगर में। चंदेरी अशोकनगर में। चुरनागुंदी, चुरनागुंदी नर्मदापुरम में। निशानगढ़, निशानगढ़ काजरी शैलाश्रय पचमढ़ी नर्मदापुरम में। पचमढ़ी नर्मदापुरम में। हर्रापल, हरापल
शैलाश्रय। कहाँ मिलेगा बेटा, कहाँ मिलेगा आपको, नर्मदापुरम में। कहाँ, नर्मदापुरम में। तो इस प्रकार से आपको प्रमुख शैलाश्रय देखने को मिले हैं, इस प्रकार से आपको प्रमुख शैलाश्रय देखने को मिले हैं जो यहाँ पे मिले हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। रामछज्जा रायसेन, रामछज्जा रायसेन, सतकुंडा विदिशा, प्रेमसाई नरसिंहपुर, भानपुरा मंदसौर, शालूमारू सीहोर, हाथीडोल शैलाश्रय रामपुर पन्ना, भीमबेटका रायसेन, मामा भांजा पचमढ़ी, माठदेव पचमढ़ी, आदमगढ़ पचमढ़ी, बूढ़ी माई शैलाश्रय पचमढ़ी, ठीक है ना, नर्मदापुरम, लेखीजाज मुरैना, बूढ़ी डायन जबलपुर, झिंझरी कटनी, रानी माच आपको बताया नहीं मैंने, लिखीदात चंदेरी अशोकनगर, चुरनागुंदी नर्मदापुरम, निशानगढ़ कजरी पचमढ़ी, हरापल नर्मदापुरम। इस प्रकार से आपको प्रमुख शैलाश्रय मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। और याद करना, चोरपुरा शिवपुरी मिलता है, करपातिया सतना में मिलता है, कटेरा विहार राजगढ़ में। तो ऐसे आप तो याद करते जाओगे, भयंकर मिलेंगे आपको, याद करते जाओगे, ठीक है ना। बट जो जो मैंने आपको बता दी वो याद रखना आपको, जो जो बताया मैंने वो आपको याद रखना है कि कहाँ वहां पे क्या क्या मिलता है, ठीक है ना। इस प्रकार से मैं प्राग ऐतिहासिक काल को पूरा किया। अब कल जो हम लोग क्लास देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल आपका छोटा होगा, आदि ऐतिहासिक काल, इसमें हम लोग दो चीज देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, वो भी मध्य प्रदेश के व्याप में। दूसरा हम लोग क्या, वैदिक रामायण काल इत्यादि इसमें देखेंगे, वैदिक रामायण काल इत्यादि इसमें हम लोग देखेंगे कब, आदि ऐतिहासिक काल में। आज के लिए क्लास यहीं पर रोकते हैं। अगर क्लास आपको पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करें, और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट एक दो क्लास में आपके सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ जो भी आपको सुधार करवाना है, इंक्रीजमेंट करवाना है, वो करवा सकते हैं, बता देना, नेक्स्ट क्लास हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर पीपीटी पढ़ाओ, मैं पीपीटी पे नहीं पढ़ा सकता, मेरी कमी है। क्यों, क्यों एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपके नोट्स चाहिए। हाँ, जहां मुझे लगता है मैं आपके लिए पीपीटी कराता हूँ, जहां मुझे लगता है मैं आपके लिए पीपीटी कराता हूँ बाकायदा। बट एक चीज ऐसी है जहाँ पे पीपीटी का यूज नहीं चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे आपको पीपीटी लगेगी, यहाँ पे आपको पीपीटी लगेगी, यहाँ पे मैं पीपीटी बना के ले आऊंगा, ठीक है ना। जब आप जनजाति पढ़ेंगे वहां पे आपको पीपीटी लगेगी, बना लाऊंगा। बट जहां पे मुझे लगता है लिखवाना है मैं आपको लिख पाऊंगा। क्यों, लिखवाने से आपके नोट्स क्लियर आपके पास रहेंगे, आप खुद की लैंग्वेज में रहेंगे तो आपको याद होता जाएगा, थोड़ा समय लगेगा बट आपके पास याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपने यदि पेपर वन की कमांड मुझे दी है तो मैं कोशिश करूंगा पेपर वन को पूरा कराऊंगा, पेपर वन कंप्लीट कराऊंगा। क्लास को लाइक कमेंट शेयर करते जाए। अगर आपको टेक्स्ट बुक पे कोई भी कूपन कोड चाहिए टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए, क्लासेस के लिए, तो आप इस कूपन कोड से ले सकते हैं, ठीक है ना। और जो आपकी पेपर की अभी क्लास चल रही है इन सभी एग्जाम में काम में आने वाली है, ठीक है ना। इस सिलेबस आपका जिस जिस एग्जाम में होगा ना वहाँ पे आपका काम में आएगा, ठीक है। चलो, कल का टॉपिक क्या रहेगा, आदि ऐतिहासिक काल। क्या रहेगा, आदि ऐतिहासिक काल। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।